कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसान उठा सकते हैं कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना 2013-14 से लाभ। बीएयू में होने वाले कुलपतियों के सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सफल किसान उमर अंसारी से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण निर्देशालय झारखंड सरकार द्वारा रांची जिला के किसानों के लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना 2013-14 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित प्रखंडों में कार्यरत सक्रिय जल छाजन समिति, स्वयं सहायता समूह, कृषक मित्रों, लैंप्स, पैक्स, सहकारी समिति, निबंधित गैर सरकारी संस्था, कृषि विज्ञान केंद्रों या बीज ग्राम 19 दिसंबर 2013 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावे रांची जिला के किसानों को व्यक्तिगत रूप से भी अनुदानित कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के लिए भी आवेदन की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2013 है। 18 से 20 दिसंबर तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 38वें भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के कुलपतियों का सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए पिछले दिनों बीएयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच इस विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उनका एक कुलपतियों का सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन का मुख्य विषय रखा गया है केंद्र राज्य संबंध कृषि विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में। तो इसी के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए और उनके माध्यम से आम जनता को जानकारी देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा होगी और किस तरह से राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, देश में करीब 65 कृषि विश्वविद्यालय अभी हैं, उनमें तरह तरह के सिस्टम हैं, तरह तरह के राज्य सरकारों के द्वारा तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है। तो इसमें एकरूपता कैसे लाई जाए और जो स्वायत्तता है कृषि विश्वविद्यालयों की और उनका जो फंडिंग का पैटर्न है राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा, तो किस तरह से ऐसा हो कि कृषि विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से काम कर सकें और उन्हें जो देना चाहिए जनता को, किसानों को, छात्रों को या हमारे सरकारी जो विभाग हैं उनको, वो कैसे अच्छी तरह से हम अपनी सेवाएं उनको दे सकें। इसी विषय पर ये चर्चा होगी। फ्रेंच बीन में अगर तना छेदक कीट लग जाए तो किसान भाई तना के ग्रसित भाग में सिरिंज से केरोसिन युक्त पानी या पेट्रोल डाल दें या ग्रसित भाग में रासायनिक दवा का लेप लगा दें। सब्जी फसल फ्रेंच बीन में तना छेदक कीट लग जाए तो उसके रोकथाम के लिए कई वैज्ञानिक तरीके प्रचलित हैं। उपचार के विभिन्न विधियों के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। तने में जो तना छेदक लगता है उसके नियंत्रित करने के लिए 2 तरह की तकनीकी आप अपना सकते हैं। एक जो होता है जैविक या एक तरह से मैकेनिकल बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है रासायनिक। मैकेनिकल के लिए सिंपल जो है, जहाँ पे तना छेदक आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको कि बोरर बोलते हैं, तना को छेद करता है, उसके लिए उसको साफ सफाई करके उनके घरों में सिरिंज के द्वारा केरोसिनाइज्ड वाटर या पेट्रोल भरकर उसके घरों को बंद कर दें, जिससे वो नियंत्रित हो जाएगा। और यदि केमिकल का इससे नियंत्रित करना है तो उसको साफ सफाई करके अच्छे से जो है केमिकल को उसके ऊपर लेप लगा दें, जिससे कि वो नियंत्रित हो सकते हैं। आने वाले महीनों में सब्जी फसल बोदी की बुआई शुरू हो जाएगी। जो किसान बोदी की खेती करना चाहते हैं और बोदी के लत्तेदार किस्म लगाना चाहते हैं, वो बिरसा श्वेता,
स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। लत्तेदार बोदी की बुआई में 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें तथा पौधों के बीच 75 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान बेहतर उपज देने वाले अनुशंसित प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम आपकी मुलाकात कामयाब किसान उमर अंसारी से करवाने जा रहे हैं, जो अभी अपनी गोभी फसल की खेती में मशहूर है। कामयाब किसान उमर अंसारी के कृषि कार्य में उनका पूरा परिवार साथ देता है। अंसारी साहब अभी सब्जी फसल गोभी लगाए हुए हैं। ये अपनी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उस फसल की खेती से संबंधित हर छोटी बड़ी बातों पर बारीक नजर रखते हैं। हम लोग खेती बाड़ी बराबर करते हैं और ये गोभी है दुर्गा का 3 किलो तक मेहनत करने से फूलेगा। एक फूल कब लगाए हैं हो गया 1 महीना के अंदर हो गया, ये और 2 महीना निकल जाएगा। इसे दाम पकड़ाने से हो जाएगा 40-50 हज़ार रुपया। 5,000 पौधा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,000 रुपए से 2,250 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,700 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 4,500 रुपए, गेहूं 1,850 रुपए से 2,200 रुपए, चना 3,700 रुपए से 4,000 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,900 रुपए, दाल मसूर 4,600 रुपए से 5,400 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,200 रुपए, सरसों तेल 8,750 रुपए से 9,450 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,430 रुपए, आलू 2,000 रुपए से 2,400 रुपए और प्याज 2,000 रुपए से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन किसान भाइयों, अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। तो जानकारी हम किसान भाइयों को ज़रूर देंगे, लेकिन आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं झुमकी बहन, वो आपको पता है कि हम क्या जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाइयों को? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मशरूम की खेती के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। किसान भाइयों, आज हम मशरूम की खेती के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे कि मशरूम के कौन से प्रभेद आपको लगाना है ताकि आपको अधिक पैदावार उसकी मिल सके। तो चलिए ये जानकारी लेते हैं और ये जानकारी दे रही हैं अंजलि मिश्र जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बटन मशरूम के उत्पादन एवं उसके महत्व के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा। मैडम, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बटन मशरूम होता क्या है और ये सामान्य मशरूम से किस तरह से भिन्न होता है? जी हाँ, ये मशरूम जो है जनरली वो तो फंगस है और वो मशरूम का 3 वैरायटी है। जैसे है कि एक ऑयस्टर, दूसरा मिल्की एंड तीसरा बटन मशरूम। और बटन मशरूम जो होता है वो काफ़ी मतलब क्वालिटी में सबसे अच्छा बटन मशरूम होता है और उसका जैसे साइंटिफिक नेम जो है एगरिकस पोरस है और वो जो है वो खाने में स्वादिष्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू में भी थोड़ा ज़्यादा है वो। और उसका ये अब पहले तो यहाँ नहीं होता था उसका खेती, लेकिन अब इन दिनों काफ़ी अच्छे से बटन मशरूम की खेती यहाँ पे झारखंड में भी हो रही है और हमारे धनबाद में हो रही है। मेन है कि बटन मशरूम जो है ये पूरी तरह खिलता नहीं है, वो कली की तरह ये रहता है, गोल गोल ये रहता है और उसका स्वाद जो है काफ़ी अच्छा होता है। और उसको ये उपजाने में मतलब उसकी खेती करने में थोड़ा ज़्यादा बारीकी का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उसमें कि हम बटन मशरूम में जो है आपको टेम्परेचर जो है 15 से लेके 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए यदि ज़्यादा होता है तो आप इसके हम जानते हैं कि मशरूम की खेती जो है उसमें किसी खेत का हमको ज़रूरत नहीं है। हम ये रूम में करते हैं, चाहे हमारे किसान भाई हों चाहे हम अपने किसान विज्ञान केंद्र में करते हैं, वो एक रूम में हो जाता है। और इसलिए उसको अच्छे यदि टेम्परेचर आपका ज़्यादा बढ़ता है तो उसको घटाने के लिए आप AC भी लगा सकते हैं। तो किसान भाई तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम लोग करते हैं। और यदि उसको घटाना है टेम्परेचर तो पानी का छिड़काव उसको हर 4 दिन 3 दिन 2 दिन पे अपना करना चाहिए, जैसे कि सीजन के अनुसार करना है। अभी तो ठंड है तो उसमें कम पानी का ज़रूरत पड़ेगा आपको और गर्मी में तो बटन मशरूम कम ही करते हैं। लेकिन ये बाकी जो 2 मशरूम हैं, ऑयस्टर मशरूम एंड मिल्की मशरूम, ये तो हम सालों भर उपजाते हैं। और ये अभी बटन मशरूम के लिए सबसे अच्छा जो है रबी का मौसम है, यानी ठंडे का मौसम है। और इसमें टेम्परेचर किसान भाई अपने से मेंटेन कर सकते हैं, इनमें उनको कोई AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वो आराम से मेंटेन कर सकते हैं और उसकी ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी। तो अब उसको उत्पादन का जो तरीका है उसके लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले वही पॉलीथीन का बैग लेना है हमको और उसमें जो उसका सब ये बेस मटेरियल जो हम बनाते हैं, या तो वो धान का पुआल होता है और गेहूं का भी पुआल रखा जाता है
और जो भी छोटे पुआल टाइप के चीज़ें उनका हम करते हैं। आजकल तो ये जो दाल का ये चल रहा है बुरादा, उस पर भी हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन वो अभी ज़्यादा चलन में नहीं है। लेकिन फिर भी ये बटन मशरूम जो हम पॉलीथीन में करते हैं, हमको याद रहे कि वो पॉलीथीन छिद्र युक्त होना चाहिए। और उसमें क्या है, हम 2 से 3 इंची का पहले पुआल का लेयर बनाते हैं। उसके बाद पुनः एक लेयर जो है हम स्पॉन, बटन मशरूम का भी स्पॉन मिलता है बीज, और उसका हम छिड़काव करते हैं। पुनः 2 से 3 इंच का लेयर दिए पुआल का, उसके बाद फिर जो है हम स्पॉन को छिड़कते हैं। और फिर पुनः जो है 2-3 इंच डाल के, मतलब एक पॉलीथीन के बैग में 3 से 4 लेयर हम डालते हैं, और उसमें हर एक लेयर के बीच में स्पॉन का छिड़काव करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। बंद करके उसको लटकाते जाते हैं हम लोग, एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 10 इंच 8 इंच की दूरी पे लटकाते गए। और अपना जो है अपने रूम की क्षमता के अनुसार जितना बैग आपको तैयार करना है आप कर सकते हैं। और एक बैग को तैयार करने में मतलब आपको जो भी करेंगे 15 से 20 दिन में आपका उपज आना शुरू हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन में, हर 2 दिन में पानी, बटन मशरूम है तो इसमें आप 2 ही दिन में जाके जल का छिड़काव करें, और जो है पानी का छिड़काव करते रहें। उससे आपकी जो है आर्द्रता बनी रहेगी और ह्यूमिडिटी भी बना रहेगा, और इसको आपको ध्यान में देखना है। और ये देखिए सफाई उसका मेंटेन किया जाता है, और ये भी ध्यान में रखना है कि कोई उसमें कीड़े का प्रकोप ना हो, ताकि उसकी क्वालिटी बर्बाद ना हो। इसके लिए हम फॉर्मेलिन का भी बीच बीच में छिड़काव करते हैं। मैडम, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बटन मशरूम का उत्पादन वो करते हैं, तो इसका बाजार मूल्य और इसको बेचने की सुविधा कहाँ कहाँ है? ये बटन मशरूम का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, और हर लोग इसको जो है आजकल इसका ये न्यूट्रिशन वैल्यू को समझ चुके हैं। और जो भी हैं, डायबिटिक पेशेंट हों, चाहे हार्ट पेशेंट हों, चाहे ये यहाँ तक कहा जाता है कि पैरालिसिस के भी ठीक होने में ये मदद करता है। तो ये है मार्केट इसका धनबाद में काफ़ी ज़्यादा विकसित है। जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना अभी तो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और इसकी खेती को जितना अभी बढ़ावा दिया जाए उतना ही अच्छा है, और ताकि बाज़ार के मार्केट को हम फुलफिल कर पाएंगे। चूँकि मार्केट में इसका डिमांड है और इसका स्वाद भी अच्छा है, और इसका रेट जो है लगभग 100 रुपये किलो हमको मार्केट में मिल जाता है। और इसका जो है वैल्यू एडिशन भी हम कर सकते हैं। पहले तो मार्केट में आपका तो सब्जी के लिए गया, और वैल्यू एडिशन करने के लिए क्या है कि आप मशरूम का पिकल्स अचार बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बनाते हैं, फिर मशरूम का सुखौता बना के पॉलीथीन में पैक करके उसको आप ऊंचे रेट पे बेच सकते हैं। वो और क्या है, इसका कीपिंग क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा। जैसे मशरूम है, ये तो आप फ्रेश बेचेंगे तभी आपका बाजार में बिकेगा, और जहाँ वो बासी हो गया, यानी मान लीजिए पुराना हो गया, तो वो बिकेगा नहीं। अंजलि जी, यहाँ आपने बताया मूल्य संवर्धन, ये मूल्य संवर्धन है क्या? इससे बटन मशरूम से कैसे किसान भाई अपनाएंगे? जैसे किसान भाई जो हैं उपज तो कर लेते हैं, लेकिन उनका सही मूल्य, जैसे बटन मशरूम के क्षेत्र में तो उनको मूल्य मिल जाता है, लेकिन यदि उसका उत्पादन और वैल्यू उनको अधिक चाहिए, मूल्य अधिक चाहिए, और किसान भाई किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो उनका मेन मकसद है कि उनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए जो है बटन मशरूम का हम मूल्य संवर्धन यदि करेंगे तो जितना हमें ताज़े मशरूम में मिलेगा दाम, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हमको मिल सकता है। इसलिए जो है मूल्य संवर्धन मतलब किसी भी पदार्थ के मूल्य को बढ़ा देना, चाहे वो न्यूट्रिशन में बढ़ा दें, चाहे हम मूल्य पैसे से बढ़ा दें, चाहे वो क्वालिटी से बढ़ा दें, चाहे हम मार्केट में डिमांड से बढ़ा दें, किसी भी रूप में हम उनकी मूल्य को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मूल्य संवर्धन होगा। तो देखा किसान भाइयों, श्रीमती अंजलि मिश्रा ने कितनी अच्छी जानकारी दी बटन मशरूम के उत्पादन एवं उसके महत्व के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी है ना। और अगली जानकारी क्या देने वाले हैं आप अपने किसान भाई बहनों को? झुमकी बहन, हमारे जो किसान भाई हैं वो मशरूम की तो खेती करेंगे ही, बिल्कुल, और अन्य जो फसल है उसकी खेती तो करते ही हैं। और झारखंड में जो किसान हैं वो सब्जी फसलों का उत्पादन भी अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप जब सब्जी की फसल लगाते हैं तो कई तरह की उसमें बीमारियां लग जाती हैं, और उसकी कई वजह हैं। उसमें से एक वजह यह है कि उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है, जिससे
जो आपकी पैदावार है वो प्रभावित होती है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं कि सब्जियों की खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व है और हम उसका कैसे प्रबंधन करें। बिल्कुल, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ SK नायक जी। आज मैं पलांडू के प्रांगण में आया हूँ। यहाँ पे आपके द्वारा जो प्रश्न हमारे पास आते हैं उसके जवाब लेकर, क्योंकि वो सारे प्रश्न मैं आज डॉक्टर SK नायक जी से बातचीत करूँगा और आपका हल करूँगा। आज का विषय है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न में कि मिट्टी में पोषक तत्व क्या होता है, उसका कैसे उसका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर आज हम डॉक्टर साहब से प्रश्न करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज का ये प्रश्न है कि हमारा जो झारखंड है उसकी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व का क्या महत्व है, कैसे उसका जरूरी है वो? हाँ, ये झारखंड अगर हम देखेंगे ये हमारा हिल्स और प्लेट्यू रीजन में आता है और ये यहाँ जो मिट्टी है एसिडिक मिट्टी है, मतलब अम्लीय मिट्टी है। और यहाँ का जो pH है, pH जो है मिट्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका क्राइटेरिया है उसका pH जानने के लिए। तो उसका pH ये 4.5 से लेके यहाँ 6 पॉइंट के बीच में रेंजेस में है। और पूरे झारखंड में अगर देखेंगे तो 70 to 80% जो है यहाँ एसिडिक मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। तो अगर अम्लीय मिट्टी में बहुत सारा जो पोषक तत्व है वो पौधा को घुलनशील नहीं हो पाता है। जैसे कि हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस एक अघुलनशील हो जाता है, लेकिन मिट्टी में है एसिडिक मिट्टी के चलते ये मिट्टी में अघुलनशील हो जाता है और पौधा को ये मिलता नहीं है। और बहुत सारा ऐसे पोषक तत्व है, नाइट्रोजन भी ठीक से मिलता नहीं है। यहाँ जो झारखंड में है करीब लो से मीडियम रेंज में है। फास्फोरस है मतलब लो से मीडियम रेंज में आता है। जिंक काफ़ी जगह में कम है, काफ़ी जगह में असंतुलित है, कहीं जगह ज़्यादा है। बोरन और मोलिब्डेनम की अगर बात करते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है, तो ये भी काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ का जो ज़मीन है अगर आप देखेंगे उबड़ खाबड़ है। जब बारिश होता है, बारिश के टाइम में क्या होता है, ये हमारा सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी क्षय होता है। मिट्टी क्षय हो जाने से काफ़ी मात्रा में जो पोषक तत्व है बह के चला जाता है। इसी मात्रा में हमारा पूरा झारखंड देखे तो काफ़ी मतलब असंतुलित है पोषक तत्वों में। के बाद ये होता है पोषक तत्व जो है, बहुत से किसान भाई को ये एक दुविधा बनी रहती है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उसको थोड़ा खुलकर समझाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, पोषक तत्व अगर हम देखेंगे तो पौधा को चाहिए 17 पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम बोलते हैं। इसमें से है जैसे हम करेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो हमने 3 बताए ये पौधा हवा और पानी से लेता है। उसके बाद है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये जो 6 एलिमेंट है हमने जो पोषक तत्व बताए ये पौधा लेता है, मिट्टी से लेता है। उसके बाद है आयरन है, मैंगनीज है, कोबाल्ट कॉपर है, जिंक है, बोरन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकेल है। ये जो पोषक तत्व है ये भी पौधा लेता है, मिट्टी से लेता है। तो ये सब मिला के 17 पोषक तत्व है पौधा को बैलेंस मतलब संतुलित मात्रा में चाहिए। और जो पहले हमने बताया कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ये मुख्य पोषक तत्व है, मतलब इसको पौधा में ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसके बाद जो है आयरन, मैंगनीज का जो बताया, कॉपर, जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, पौधा को ये कम मात्रा में चाहिए। तो ये सभी संतुलित होगा जब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे। मतलब इसमें हम अगर हम क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो खाद मिलता है उसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक खाद भी पौधा को अगर देंगे तो दोनों अगर संतुलित करके देंगे तो पौधा को ये बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलेगा। अभी जैसे आपने कहा कि खाद और फर्टिलाइजर का जो हम इस्तेमाल करेंगे तो सब्जियों में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, जैसे हम अगर झारखंड में अगर कोई सब्जी करते हैं तो पहले यहाँ हम अम्लीय मिट्टी हम जानते हैं, तो उसके पहले जब ज़मीन की तैयारी करते हैं तो हम यहाँ चूना डालना पड़ेगा। चूना अवश्य डालना ही है, 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये चूना डालना पड़ता है। चूना डालने के बाद हम इसमें जितना भी खाद होगा
जैसे हो गया वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हुआ, वो खाद डालना पड़ेगा। खाद डालने के बाद है नाइट्रोजन, जब उसमें हम नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सोइंग के टाइम में डालेंगे। सोइंग या जो भी हम रोपण करते हैं, सब्जी जब रोपण करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कुछ मात्रा डालेंगे और कुछ मात्रा बाद में जब फूल आने के टाइम में डालते हैं। और फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा है वो पूरे मात्रा उसमें एक ही टाइम में उसको डालना पड़ता है। तो जब ये सब्जी लगाते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, कोई भी सब्जी लगाएं यहाँ झारखंड में, इसका बहुत ही जरूरी है। जैसे है बोरन है और जिंक है। अगर बोरन नहीं डालते हैं तो बहुत मात्रा में कंप्लेन आता है कि फूल गिर जाता है, फूल ठीक से नहीं ले पाता है। जैसे गोभी वर्गीय अगर सब्जी की बात करते हैं, गोभी वर्गीय सब्जी में क्या होता है, बीच बीच में उसका भूरे हो जाता है और बीच में पत्ता आ जाता है। ये बोरन की कमी से होता है। तो इसके लिए बोरन की बहुत ज़रूरी है, मोलिब्डेनम की बहुत ज़रूरी है। जैसे टमाटर फट जाता है बीच में, क्या जब देखेंगे फटने का चांस होता है और क्रैकिंग होता है जो बोलते हैं, और थोड़ा सा सूखने का हो जाता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। ऐसे बहुत सारा पोषक तत्वों की कमी से बहुत उसका पैदावार घट जाता है और मार्केटेबल यील्ड नहीं मिलता है फार्मर लोगों को। नायक साहब ने जो हमें जानकारी दी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्वों का मिट्टी में कैसे उसका प्रबंधन करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो और बाज़ार मूल्य उसका ज़्यादा प्राप्त हो। इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप लाभ भी उठाएंगे और अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन भी करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत और जानकारी हमारे पास, छोटी सी जानकारी है झुमकी बहन, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है IMD पुणे से। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं ये जानकारी भी। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। इस समय विभिन्न रबी फसलों में अगर लाही कीट का प्रकोप दिखे तो मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। 20 से 25 दिन पहले बोए गेहूं फसल में नुकाई गुड़ाई करके 22 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। 30 दिन पहले लगाए गए आलू के फसल में मिट्टी चढ़ाकर 50 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। सचमुच आपने सही कहा, छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ना। बिल्कुल। और हम किसान भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे झुमकी बहन कि छोटी छोटी जानकारियां ही मिलकर के आदमी को आगे बढ़ाता है और वो बड़ी जानकारी में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक जानकारी बाकी रह गई, वो है हमारे पते की जानकारी, ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या लिखकर हमें जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।